शो की शुरुआत एक बेहद अहम और सभी भारतीयों के दिलों के करीब मुद्दे के साथ। बच्चों की बेहतर शिक्षा और सुनहरा करियर हर माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई में बच्चे के जन्म से ही खर्च का बोझ बढ़ने लगता है। तो ऐसे खर्चों के लिए कैसे आप बेहतरीन तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हरप्रीत सूरी, मॉम इन्फ्लुएंसर, मृण अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर फिनसेफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आप दोनों भले ही एक तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर और एक भले ही मॉम इन्फ्लुएंसर के तौर पर हमारे साथ बैठी हैं, लेकिन उससे भी बड़ी पदवी मेरे ख्याल से आप दोनों के लिए वो है कि आप दोनों ही जो हैं वो मॉम्स हैं। तो न सिर्फ फर्स्ट हैंड और रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, बट उसके साथ साथ अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए भी इस पूरे मसले को आप समझाएंगी उनके लिए। लेकिन चलिए हरप्रीत, आपके पास मैं आती हूँ सबसे पहले, क्योंकि अक्सर हम जिस तरह के शो करते हैं, पर्सनल फाइनेंस के शो करते हैं, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो खर्च होता है उस खर्च को पूरा करने के लिए या उस खर्च के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए हमसे रणनीति मांगी जाती है। सही तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ पैसे लगाएं, इतने साल में अगर बच्चे को यहाँ पढ़ाई करने भेजना हो तो इतना खर्चा इकट्ठा करना है, इस तरह के सवाल होते हैं। लेकिन आपसे मुझे ये समझना है, क्योंकि हम जिस तरह से महंगाई को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और ऐसे में अगर आप एक और ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में जोड़ रहे हैं तो उसके पालन पोषण के लिए, उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत प्लानिंग करनी होती है। और अब ऐसे में खर्च जो है, हरप्रीत आप बताइए, बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ उसके पहले से भी शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे आप? ये नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया और उसकी एजुकेशन देखनी है। आजकल तो ये यहाँ से शुरुआत है कि जब बच्चा आपके पेट में आया, आप माँ की एक पालन पोषण, अच्छा हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर्स, पहले तो ये प्रॉब्लम है। इसको जब हम सॉर्ट करते हैं उसके बाद हम जाते हैं उस बच्चे को उस हॉस्पिटल में विद द हैंड्स ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ट्रीटमेंट, सब कुछ सेकंड आता है। उसके बाद 30 साल तक उस बच्चे को जब हम घर पे रखते हैं, उसका बेस्ट न्यूट्रिशन, उसके लिए बेस्ट आजकल जो इतने फैंसी प्ले स्कूल्स आ गए हैं उसमें डालना, उसकी एक अलग स्ट्रेस है। फिर जाके स्कूल आता है तो चौथा पड़ाव है। हम पहले 3 सॉर्ट करते हैं, उसके बाद हम चौथे पे जाते हैं। सो ये वहां से शुरू हो जाता है जब वो पेट में आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने हरप्रीत। ये बचपन से ही शुरू हो जाता है, जैसे ही पता चलता है कि अब कोई नई ज़िंदगी का जन्म भी होने वाला है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, डिलीवरी से लेकर उसके बाद जो खर्चों का सिलसिला शुरू होता है मृण, वो मेरे ख्याल से उच्च शिक्षा तक रहता है। बहुत सारे केसेस में तो मेरे ख्याल से माता पिता अपने बच्चों की शादी तक की प्लानिंग जो है वो करना चाहते हैं। मृण, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली लोगों को बताएं, खासतौर से वो लोग जो कि अब फैमिली प्लान करना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली का विस्तार करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के हेड्स में वो अपने इन खर्चों को कैसे लाइन अप कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। निवेश रणनीति क्या होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चों के लिहाज से वो कैसे एक खाका तैयार करें। हाँ, एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी प्लानिंग जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि क्या है ना कि आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जैसे कि हरप्रीत ने भी कहा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस होते हैं, और फिर जब बच्चा छोटा भी होता है तो फिर काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स स्कूल, प्ले स्कूल, एंड देन ऑफ कोर्स स्कूल। तो आई वुड एक्चुअली डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स। मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो पहले तो आप पैसे बचाना शुरू कीजिए, क्योंकि आजकल में देखने में आता है ना कि बाद में लोगों को बाद में रियलाइज होता है, अरे इसके लिए इतने पैसे लगने वाले हैं, राइट? एंड ऑफ कोर्स मेरे तो टीनेज चिल्ड्रन हैं, तो आई एम नॉट रियली अवेयर कि आजकल कितने कॉस्ट हैं, बट एज फार एज आई वुड थिंक लाखों में तो कॉस्ट आ ही जाता है इवन डिलीवरी का आजकल, बिकॉज ऑफ स्टेइंग इन द हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग। सो आई वुड से कि स्टार्ट सेविंग अर्ली। सेकंड जो हमारा है, जो रेगुलर स्कूल के जो एक्सपेंसेस हैं, अब अगर आप स्कूल की फीस भी देखिए तो वो हर साल करीब 10 से 15% बढ़ती रहती है।
एंड इसके लिए एक चीज आपको करनी है कि आपको रेगुलरली 1 साल 1 ईयर इन एडवांस में सेव करना शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल चीज लाइक एफडी में ही आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर इस अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक एफडी में ही जो अमाउंट है वो एवरी मंथ सेव करें। आई थिंक जो सबसे बड़ा खर्चा जो एक्चुअली जब बच्चा छोटा है तो हमें लगता है कि बहुत वक्त है और खर्चा इतना ज्यादा नहीं है, बट जैसे ही चीजें बदल रही हैं मैं ये कहूंगी कि माय डॉटर इज नाउ 18 years old एंड जब वो पैदा हुई थी तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे इतने सारे पैसे बचा के रखने पड़ेंगे उसकी एजुकेशन के लिए। तो एक जो बात हो रही है ना कि जितना हम खर्च करना चाह रहे हैं वो भी अमाउंट बढ़ गया है। तो इसके लिए हायर एजुकेशन की जो प्लानिंग है उसके लिए हमें बहुत बहुत जरूरी है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो हम उसकी प्लानिंग की शुरुआत तभी कर दें। हरप्रीत, मेरे ख्याल से अब क्योंकि आप एक मॉम इन्फ्लुएंसर हैं तो मेरे ख्याल से तमाम तरह के खर्चे जो कि आपने भी लिस्ट आउट किए और मृण ने भी लिस्ट आउट किए, यहाँ पर बच्चों के टीकाकरण, स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे हो गए, डाइपर्स, कपड़े, उनके खिलौने और जो नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, इन तमाम खर्चों को स्मार्टली कैसे प्लान किया जाए। प्लानिंग आपको करके रखनी है इन सब चीज़ों की, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन स्मार्टली कैसे इसको किया जा सकता है, किस तरह से खर्च बचाया जा सकता है, इसके टिप्स अगर देने हो तो आपसे क्या लिए जा सकते हैं? तो पहले तो मैंने जो पहला बच्चा पैदा किया वो मैंने 4 साल बाद किया। मैं एक जॉब में थी, मेरे हस्बैंड एक बिजनेस में थे, हम सेटल हो रहे थे। मैं बहुत देखती हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं शादी कर ली और बस बच्चा करना इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले तो आप सोचे कि आप क्या उस बच्चे का खर्चा उठा सकते हैं, अदरवाइज डोंट डू इट। पहले जमाना ना अलग था, हम सोचते थे हमारी वंशक आगे बढ़ाएगा या बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगा। अब वक्त बदल गया है। आई थिंक मैं जो अपने बच्चों को रेस कर रही हूँ वो ये सोच के कर रही हूँ कि वो अच्छे नागरिक बनेंगे और मेरे देश को आगे ले जाएंगे। और ये मुझे लगता है आजकल के सब एजुकेटेड पेरेंट्स की थॉट है कि वी आर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन नॉट फॉर हैविंग माय ओन लीनिएज, बट दे शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे एजुकेशन कर रहे हैं। और एज मी और मेरे दोस्तों को मैं जो देखती हूँ, हम लोग आजकल स्ट्रेंजली ये नहीं बात करते कि हमारी बेटी की शादी होनी है। हम मुझे तो यही होता है कि मेरी बेटी की एजुकेशन बेस्ट होनी चाहिए। मैं उसको इतना इक्विप करना चाहती हूँ कि मुझे ये ना सोचना पड़े कि उसकी शादी के खर्चे का मैं क्या करूँ। हाउ आई डिवाइड इन माय फैमिली, I have different pockets. I have two children. One is a teenager, preteen, and one is 6 years. For my daughter, हमने गवर्नमेंट को स्कीम्स दी हैं, हमने SIPs, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। I really want my daughter to have the best education. मेरे बेटे के लिए भी, but I think मैं bias हूँ अपनी बेटी को लेके, मैं उसको सब कुछ अच्छा बेस्ट देना चाहती हूँ। So हमने पॉकेट्स बना ली अलग अलग कि ये उसकी एजुकेशन है, ये उसके बाहर जाने का है, या ये उसके बेसिक एक्सपेंडिचर ट्यूशंस का है। अगर आप पॉकेट्स बना लेंगे ना, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि आपको अपने खर्चे का अंदाजा हो जाता है कि इस महीने ये नया खर्चा आने वाला है। और मैं अपने बच्चों को बहुत ट्राई कराती हूँ ये समझाने की कि मम्मा पापा के पास इतने ही पैसे हैं बेटा, और इसी में उनको सब कुछ करना है। सो आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी इन पे। अगर आपको बाहर जाके पार्टी करनी है या आपको हमारे साथ घूमने फिरने जाना है, तो हमें अपने बेसिक एक्सपेंसेस को अंडर चेक रखना पड़ेगा। बच्चों को ना साथ मिला लेना चाहिए अपने। हम बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं आजकल के। मेरा 12 साल का बेटा भी आजकल टैग्स देखता है, चेक करता है ये तो आप कि इसमें सही कह रही डिस्काउंट हैं कि बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से एक बार की जिम्मेदारी नहीं होती है जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। और इनफैक्ट कई केसेस में तो माता पिता के उनके लिए भी ऐसे ऐसे लक्ष्य होते हैं जिनके लिए बतौर माता पिता आपकी उन्हें आर्थिक उड़ान देने की जिम्मेदारी है, वो काफ़ी समय के बाद ख़त्म होती है। लेकिन मृण, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमें ये भी समझना है कि जैसा शुरुआत में आपने इस्टेब्लिश किया कि प्लानिंग की ज़रूरत है। अच्छा, खर्चा जो है वो क्या बच्चे जब छोटे होते हैं तब ज़्यादा होता है या जब बड़े हो जाते हैं तब ज़्यादा होता है? क्योंकि अगर ये प्लानिंग मैं देखूं जिस तरह से आप दोनों समझा रही हैं, तो ये प्लानिंग तो कभी खत्म ही नहीं होती मृण, ये तो लगातार आपको करती ही रहनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आपके गोल्स जो हैं शॉर्ट टर्म, नियर टर्म, लॉन्ग टर्म जो है वो बनते ही रहेंगे इस केस में। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मेरे ख्याल से फिर तो बच्चों का, नहीं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म नहीं होती है। बट हाँ, हायर एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है वो सबसे ज्यादा है।
अगर हम देखते हैं तो आजकल के दौर में इंजीनियरिंग में करीब 40 लाख का खर्चा है, मेडिकल का तो 1 करोड़ मतलब उसके ऊपर भी जा सकता है, एमबीए का भी करीब 60-70 लाख का खर्चा होता है। और अगर आप अब्रॉड भेजना चाह रहे हैं, हाल ही में मैंने पढ़ा कि आई थिंक जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं दैट इन लास्ट ईयर 1,25,000 स्टूडेंट्स वेंट टू यूएस अलोन टू स्टडी एंड दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस। वहां पर अगर आप बच्चे को अंडरग्रेड के लिए भेज रहे हैं तो उसमें आपका करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और अगर आप यूरोप में भी भेज रहे हैं तभी भी 50-60 लाख रुपए का खर्चा रहेगा। तो जो ये अमाउंट्स हैं ये बहुत बड़े हैं। और the other problem that I'm seeing is कि हम ये सोच कर चलते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ेगा एंड फिर बच्चा कहता है नहीं मुझे अब्रॉड में जाना है, मुझे अब्रॉड में पढ़ना है, तो जो अमाउंट आपको सेव करना है वो बहुत अलग रहता है। सो आई विल से कि जो हायर एजुकेशन की जो प्लानिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मृन एक और चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को हमें समझाने की ज़रूरत है वो है मैटरनिटी कवर की। अगर हम खर्चों की बात करें तो कहीं पर भी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, सी सेक्शन तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही महंगा हो गया अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएँ। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी भी देखें तो वो खर्च कहीं ना कहीं 50 या 70 हज़ार से कम का नहीं है। ठीक है, अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान भी लें जिसमें आपको ये पता हो कि ये सारे मैटरनिटी चार्जेस भी कवर्ड हो। तो ये किस तरह से कवर्ड होते हैं मृन, किस तरह की पॉलिसीज़ में कवर होते हैं? कुछ पॉलिसीज़ में हम जानते हैं कि वेटिंग पीरियड भी होता है, क्या अलग से भी कवरेज ली जा सकती है? कुछ बताएं इंश्योरेंस एस्पेक्ट मैटरनिटी कवर के। टिपिकली इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉयड और अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो नॉर्मली तो मैटरनिटी कवर इंक्लूडेड रहता है। बट जनरली मैंने देखा है कि जो एक्सटर्नल पॉलिसीज होती हैं उसमें नहीं होता है, और होता भी है तो एक वेटिंग पीरियड के बाद होता है जो 3 से 4 साल हो सकता है। कुछ आई थिंक मैटरनिटी कवर्स भी आए हैं बट वो काफी महंगे हैं बिकॉज ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेमिंग इट इज प्रीटी हाई, राइट? सो उसका जो प्रीमियम वगैरह है वो काफी ज्यादा है। तो आई वुड से द इजीएस्ट वे इज अगर आप या आपके हस्बैंड कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, टिपिकली इन द कॉर्पोरेट कवर्स द मैटरनिटी कवर इज इंक्लूडेड। हरप्रीत, आपके पास आऊंगी मैं क्योंकि आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि आप किस तरह से एक निवेश स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपनाती हैं अपने दोनों बच्चों के लिए। आपके बच्चे दोनों काफ़ी बड़े भी हैं। अब ऐसे में जो नए पेरेंट्स हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल से अब हमारा शो देखकर शायद उनको ये बात समझ में आई हो हरप्रीत के उनको प्लानिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो अब क्योंकि वो इस फेज़ में एंटर हो चुके हैं और अगर आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा चीज़ों को महसूस कर रहे हैं तो आप उन्हें क्या हिदायत देना चाहेंगी, क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी? वैसे कोई एक तरीका होता नहीं है देखिए पेरेंटिंग का या बेस्ट मॉम बनने का, बट फिर भी हैंडी सलाह अगर आप उन्हें कुछ देना चाहती हैं जो न्यूली पेरेंट्स जो बने हैं उन्हें। अपने दायरे को समझना बहुत जरूरी है। हम ना दुनिया को देखकर उन चीजों में बहुत खो जाते हैं कि मुझे भी अपने बच्चे को यही देना है या मेरा बच्चा भी यही करेगा। इस कंपटीशन में नहीं पड़े, वो करे जो आपकी फैमिली और एज अ कपल आपको सूट करता है। मेरे हस्बैंड और मैंने अपना सेकंड चाइल्ड 6 इयर्स के बाद किया, 4 इयर्स एंड देन फर्स्ट 4 इयर्स गैप, देन 6 इयर्स गैप, बिकॉज वी वर श्योर कि जो हमने अपने बेटे को दिया है उससे कम तो हम बेटी को नहीं देना चाहते। तो जब तक उतने इक्विप नहीं हो जाएंगे, अपनी सेविंग्स नहीं कर लेंगे, तब तक सेकंड बच्चा नहीं करना। और दुनिया को देखकर अपने घर में कुछ खराब नहीं करना कि उसकी बेटी ने ये क्लास में करा, नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। लिव व्हाट वर्क्स फॉर यू और आपके घर में बहुत शांति रहेगी। रियल एक्सपेक्टेशंस रखनी है अपने बच्चों से भी और खुद से भी, पिसना नहीं है। बिल्कुल। हरप्रीत, आप ये बताइए, आप जिस तरह के वीडियोस बनाती हैं और जिस तरह से आप पेरेंटिंग के टिप्स देती हैं, लोग आपसे किस तरह के सवाल करते हैं? क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें उनके सामने आती हैं जिसको मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया से गाइडेंस चाहते हो या किसी भी एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग का कोई सवाल अगर वो आपसे ज़्यादा पूछते हो तो? मैं बहुत बात करती हूँ पेरेंटिंग पर, मैं करती हूँ न्यू एज पेरेंटिंग पे बात कि हम अपने बच्चों से कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर
मैंने पीछे भी एक वीडियो की है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि मैं नहीं भाई, जो सब पेरेंटिंग और गलतियां न्यू एज करती हूँ, पेरेंटिंग में क्या फर्क होगा? पेरेंटिंग तो एक ही तरह की चीज होगी, इसमें भी न्यू एज पेरेंटिंग होती है। पहले के जमाने की एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से और इस जमाने में बहुत फर्क आ गया है। मैं वो चीजें नहीं करना चाहती जो गलतियां मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ करी। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, सबकी थी, मैं अपने बच्चों से वो नहीं रखती। आई फील आप भी एक इंडिविजुअल हो, आप भी सांस लेते हो, आपकी अपनी एक चॉइस है, जो जहां तक हमें ठीक लगेगी हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पर चॉइस आपकी हो। आई डोंट पुश माई किड्स टू डू एनीथिंग जो उनको सूट नहीं करता या जो वो करना नहीं चाहते। मेरा बेटा यूट्यूबर बनना चाहता है, मेरी बेटी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। मैं बिल्कुल खुश हूँ उनकी चॉइसेस से। छोटे हैं, आई एम श्योर आगे बढ़ के और कुछ सोचेंगे, पर मैं उनके आज साथ हूँ। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं दबाती। मेरे को बहुत पेरेंट्स यही बोलते हैं, आप इतनी सरलता से ये बातें बोल जाते हो, क्योंकि बड़ी इजी बात है। हम लोगों को ना सोसाइटी की आदत है, हमें आदत है 99% नंबर ही लाने की हमारे बच्चों को। मैंने उन सबसे अपने बच्चों को रिहा कर दिया और वो इतनी ब्यूटीफुली बड़े हो रहे हैं। मैं कभी आप आई डोंट नो हाउ डू, आज मेरा बेटा मॉल गया हुआ है अकेले, वो 12 साल का है, उसको अंदर नहीं आने दिया स्टोर में, और उसने भी कॉन्फिडेंटली उनको बोला कि आई एम 12 और मुझे पता है मुझे क्या खरीदना है। उन्होंने मुझे फोन करा कि ये छोटा बच्चा है, या सर वो 12 साल का बच्चा है, उसको पता है उसको क्या करना है। इतने बड़े हो गए हैं, हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है कि तुम कर सकते हो, या बहुत छोटी चीज है ये, बट बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का। सो उनको जीने दो उनके हिसाब से। हमें बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए, मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ। हरप्रीत, आप कहाँ निवेश करती हैं? आपने शुरुआत के जवाब में कहा कि आपने कुछ एसआईपीज भी शुरू कर रखी है, तो कैसे आप उनके लिए, उनके एजुकेशन के लिए क्या आपने गोल रखे हैं, या उन्होंने अपने लिए क्या गोल सेट किए हैं जो आप कोशिश कर रही हैं कि पूरे हो जाएं फाइनेंशियली आपकी तरफ से? मैंने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट किया। इट इज 1.5 लाख रुपए महीना। मैंने बहुत सोच समझ के ये किया कि अगर मैं 10 साल तक मैं कर सकती थी, या वो 10 साल की हो गई जब तक, तो मुझे लगा कि अगर वो 18, 19 और 21 साल तक भी मैं उसको कंटिन्यू कर लूं, तो मुझे एक बड़ा हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा, जिससे वो जो करियर बाद में चूज करना चाहेगी, इट विल है, मुझे बहुत मदद मिलेगी उन पैसों के साथ। तो ये चीज नहीं भूलनी है कि ये हमारी जो स्कीम्स हैं ये हमारी हेल्प के लिए। मैं बहुत पढ़ती हूँ इन चीजों के ऊपर, और ट्राई करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करूँ, और हमारे तो कम्युनिटी में बना रखा है हमने कि आप जो कर रहे हैं आप हमें शेयर कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे, और ऐसे ही नॉलेज बढ़ती है। मैं एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स में काफी इन्वेस्ट करती हूँ। मैं ऐसे देखती हूँ कि मुझे एंड ऑफ द टर्म मुझे इकट्ठा ज्यादा पैसा मिल जाए। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मेरी घर की महीने की अगर 5,000 भी एक्स्ट्रा मुझे मिलने शुरू हो गए हैं, तो मैं वो 5,000 भी 2.5 इन्वेस्ट कर देती हूँ, और 2.5 बच्चों के लिए अपने लिए जैसे भी यूज कर लेती हूँ। धीरे धीरे मैं ट्राई करती हूँ कि अमाउंट बढ़ता जाए, ताकि मुझे एंड में अच्छा हैंडसम चंक मिले दोनों बच्चों के। चलिए, आज मेरे शुरू ख्याल से करेंगे, मेरे ख्याल से तो आप ताकि 15 साल बाद कुछ होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस तरह की सलाह हम अपने शो पे भी लगातार देते रहते हैं। मेरे ख्याल से आप अगली बार कोई सलाह चाहें तो हमारा शो ज़रूर देखिएगा, या हमें ज़रूर संपर्क कीजिएगा। मृन भी बहुत सलाह देती हैं। मृन, अब आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने शुरुआत में कहा कि आपके भी 2 टीनेज बच्चे हैं, तो आपने उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या कुछ करके रखा है? यहाँ अक्सर आप हमारे दर्शकों को सलाह देती हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो आपने आके हुए हैं और आप एकदम अनुशासित तरीके से निवेश जो है वो करती हैं? तो एक्चुअली बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर माई सेल्फ, मैंने ज्यादा तो एक्विटी एसआईपीज ही किए। जब मेरे दोनों बच्चा पैदा हुए थे तो मैं उस समय बैंक में काम कर रही थी, तो सबसे पहले तो मैंने बैंक अकाउंट खोला और मैंने एसआईपी ही चालू करी। और जब सुकन्या समृद्धि स्कीम लॉन्च हुई थी, जिस साल में लॉन्च हुई थी उस साल में फिर मैंने अपने बच्चों के लिए भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल दिया। बट एक्चुअली मैंने सारे इन्वेस्टमेंट्स एक्विटी एसआईपीज में ही किए हैं। एंड मैंने विद इन दी एक्विटी एसआईपीज मैंने थोड़े ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो मैंने मेनली मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो बच्चे बहुत ही छोटे थे एंड मुझे मालूम था कि मेरे पास बहुत लॉन्ग टर्म का समय है। तो इसीलिए मैंने ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ये कर सकती थी क्योंकि मैं खुद फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ।
So this is what I have done. I think the one change that has happened is कि मेरी daughter actually abroad जा रही है पढ़ने के लिए, and हमने ये सोचा नहीं था कि she'll want to do that, but actually it just so happened that she kind of told us 2 years back. So हमारे पास ये 2 साल थे जिसमें हमने बहुत aggressively actually save किया है and tried to build up the amount as well. So I think 2 चीजें बहुत हेल्प करती हैं जो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर एंड एज अ मदर बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो आप जितना जल्दी हो आप निवेश करना शुरू कीजिए, और अगर आपके पास वक्त है तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन इन्फ्लेशन इज अबाउट 7 to 10%, एंड अगर हमको इसको बीट करना है वी हैव टू पुट मनी इन इक्विटीज इटसेल्फ. तो start investing early, invest for a long term period and have a little bit of an aggressive investment strategy. क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपकी गोल की वैल्यू चेंज होती है, जो मेरे केस में हुई है, तो you'll be a little better prepared for it in that sense. और राइट, तो मेरे ख्याल से पेरेंटिंग के हर एस्पेक्ट के लिए और बच्चे के जन्म से लेके उनकी शिक्षा के हर प्लानिंग फेज़ के लिए आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि एंड मौके पर आपको किसी किल्लत का सामना ना करना पड़े, खासतौर से फाइनेंशियली. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, दर्शकों को गाइड करने के लिए. लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से और दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे. ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले एक नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है. अगर आप भी कोई सलाह चाहते हैं अपने बच्चों के आर्थिक लक्ष्य के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी परवरिश से जुड़े खर्चे के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्लानिंग हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए करवाएं, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं जिनको हम शो में शामिल करेंगे. मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद.